गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम आप लोगों के साथ पढ़ने वाले एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री आवर पास्ट फर्स्ट और उसका पहला चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे। चैप्टर में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि मेरा नाम है गुप्तराज सोनी और हम आप लोगों के साथ ही इस एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो पूरी सीरीज है उसको हम भी पढ़ रहे हैं और आप लोगों को भी पढ़ा रहे हैं। साथ में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास है हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ओके दोस्त, तो सबसे पहले हम लोग इस एनसीईआरटी बुक की जो सीरीज है उसमें पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हम अतीत का पता कैसे लगाएं, अतीत के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं। ओके दोस्त, लोग कहाँ रहते थे, हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा या इंडिया कैसे पड़ा, अतीत एक है या फिर अनेक है, तिथियों का मतलब इसमें समझेंगे। मोटा मोटी हमें इतनी चीज़ को, इतने पोर्शन को लेके चलना है। ओके दोस्त, तो सबसे पहले हम जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले अभी आपके साइड में आ रहा होगा स्क्रीन पे ही रसीदा का सवाल। ठीक है, रसीदा एक लड़की है जो अखबार पढ़ रही है और अचानक उसकी नज़र एक सुर्खी में पड़ती है 100 साल पहले, और वो सोच में पड़ जाती है। उसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होता है कि हम 100 साल पहले की बात को कैसे जान सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। वो छोटी बच्ची है, उसको पता नहीं है कि कैसे जान सकते हैं। ओके दोस्त, तो इसका जो आंसर होगा, अब इसका उत्तर आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग किसी सुर्खी 100 साल पहले की जो बात है उसको हम लोग कैसे जान सकते हैं। तो इसका हम लोग स्रोत से पता कर सकते हैं, उसे स्रोत से हम लोग जान सकते हैं। अब स्रोत में भी कौन कौन सा स्रोत है, तो उसमें स्रोत है पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत में हम क्या क्या जान सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत में है उत्खनन, पुरालेख विद्या, स्मारक, मुद्रा शास्त्र इत्यादि। और साहित्यिक स्रोतों में जितने भी साहित्य हैं, जैसे प्राथमिक साहित्य, द्वितीयक साहित्य। जैसे प्राथमिक साहित्य में अगर हम बोलें, प्राथमिक साहित्य में मनुस्मृति है, और द्वितीयक साहित्य में हो जाएंगी उन पे जितनी भी टीकाएँ लिखी गई वो सारी द्वितीयक स्रोत में आएगी। ओके दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा साइड में ही कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, या फिर हम अतीत के बारे में कैसे पता कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो उसका सिंपल सा आंसर है दोस्त कि हम अतीत के बारे में जो भी है हम स्रोत से पता कर सकते हैं। ओके दोस्त, और हम आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा अतीत के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, या फिर साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत इतिहास की पुनर्रचना करते समय किन बातों पर प्रकाश डालते हैं। ओके दोस्त, सोचिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि साहित्यिक तथा पुरातात्विक स्रोत इतिहास की पुनर्रचना करते समय हमें उस तिथि या युग के मानव के रहन सहन, खान पान, पहनावे आदि के बारे में हमें
जानकारियाँ देती है। साथ ही साथ हमें ये भी जानकारी देती है उस समय के आखेटक, शिकारी, पशुपालक, कृषक, व्यापारी, शासक आदि के जीवन के बारे में, उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी उसके बारे में हमें जानकारी देती है। साथ ही इन स्रोतों के आधार पे हम यह भी पता कर सकते हैं दोस्त कि उस समय के बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी किस्से कहानियाँ सुनते थे, कौन सा गेम खेलना पसंद करते थे, है ना, कौन सा गीत गाते थे। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ूं, चलिए। अब हम जैसे इन स्रोतों के आधार पर हम लोग पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी किस्से कहानी सुनते थे। अब कहानियों की बात करें तो दोस्तों एक काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है पंचतंत्र की कहानियाँ, आप सुने होंगे। तो पंचतंत्र की कहानियों का साक्ष्य हड़प्पा के कौन से स्थल से मिला दोस्त, पता कीजिए। ये आप लोग के लिए टास्क रहेगा। ओके, इसका आप हमारे कमेंट में आंसर कीजिएगा। ओके, नंबर 1 करके, ठीक है। ये नंबर 1 क्वेश्चन हम आप लोगों से करे हैं, उसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके दोस्त, तो हम लोग आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो दिया हुआ है कि नर्मदा नदी को हमारे इंडियन जो मैप है उसमें पता कीजिए। ओके, आप लोगों के लिए एक और टास्क है कि आप आज इंडियन मैप बनाएंगे और उसमें नर्मदा नदी को दिखाएंगे। ओके, ऐसे आपके स्क्रीन पे इस साइड में आ रहा होगा इंडियन मैप और उसमें नर्मदा नदी रेड लाइन किया हुआ होगा। ओके दोस्त, तो आगे बढ़े। नर्मदा नदी के जो किनारे वाले मानव थे वो आखेटक तथा शिकारी थे। ओके दोस्त, उन्हें आखेटक तथा शिकारी नाम से जाना जाता था, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, आगे की जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए एक और टास्क है दोस्त कि आप लोगों को फिर से एक मानचित्र इंडियन मैप बनाना है और उसमें सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों को दिखाना है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ कहाँ हैं मैप में, और मैप आपके बगल में है, आपको उसका प्रैक्टिस करना है, दिखाना है। क्योंकि आप लोग जो मैपिंग अभी सीखेंगे वो आप लोगों को काफ़ी आगे काम आएगा। और यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है और आप उसमें इंडियन मैप बना के उस रिवर या फिर उस प्लेस को अगर आप दिखाएंगे तो बाकी बच्चों से कुछ मार्क्स आप ज़्यादा गेन कर पाएंगे। ओके दोस्त, तो आगे बढ़े। सो आप लोगों का क्या टास्क है, थर्ड टास्क क्या है कि आप लोगों को इंडियन मैप बनाना है और उसमें मतलब मैप बनानी है और वहाँ पे सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ को दिखाना है। ऐसे सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ वर्तमान में सिंधु जो नदी है वो पाकिस्तान में वो है, पाकिस्तान के स्थल में अभी के टाइम में आती है। ओके, लगभग बात करें तो 4700 वर्ष पूर्व में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास होना आरंभ हो गया था। अगला टास्क है आप लोगों के लिए कि आप लोग मैप में गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के बारे में, सहायक नदी सोन को मैप में दिखाएंगे। ओके दोस्त, 5वां टास्क है। और मैं आपको बता दूं कि गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। आप समझ पा रहे दोस्त, आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ते हैं, आपके साइड में आ रहा होगा उत्तर पश्चिम में सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों को दर्शाइए। आप देख पा रहे होंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहीं पे कुछ स्थल है। एक स्थल है सुलेमान और थोड़ा सा ऊपर में है
किरथर की पहाड़ियाँ, है ना दोस्तों। आपको मैप बना के प्रैक्टिस कर लेना है कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ पे है। ओके दोस्त। हाँ, बात करें तो उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ के कुछ क्षेत्र है मेहरगढ़, जहाँ पे लगभग 8000 वर्ष पूर्व में स्त्री और पुरुषों ने साथ मिलकर गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उगाना प्रारंभ करा था। ये लोग उस समय में गाँव में रहते थे, अर्थात उस समय तक नगरों का विकास हुआ नहीं था। ये लोग गाय तथा गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि को पालना शुरू करे थे। ओके दोस्त, आगे बढ़ते। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता करें। ये आप लोगों के लिए एक और टास्क रहेगा। मैप आपके स्क्रीन पे आ रही होगी अभी। ओके, उत्तर पूर्व में गारो, उत्तर और पूर्व मतलब साइड के जो 7 सिस्टर है वही उसी के बीच में है, एक जगह है गारो की पहाड़ियाँ। ओके दोस्तों। और मध्य भारत मतलब जो मध्य देश था पुराने ज़माने का, मध्य भारत जो अभी वर्तमान में मध्य भारत, मध्य प्रदेश, हाँ, जो कि जो नर्मदा नदी है उसके ऊपर के साइड में, मतलब उत्तर के साइड में स्थित है। ठीक है, विंध्य की पहाड़ियाँ। ओके, आप मैपिंग को अच्छे से कर लेंगे, आपका टास्क रहेगा दोस्तों। और हम अगले दिन आपसे जब बात करेंगे तो इसके बारे में हल्का हल्का हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, पूछेंगे। ओके दोस्त। अब हम आपसे बात करें तो मैं आपको बता दूं कि वे स्थान जो वहाँ पे सबसे पहले चावल उगाया गया था वह स्थान विंध्य के उत्तर में, मतलब विंध्य पर्वत के ऊपर के साइड, मैप में विंध्य पर्वत के ऊपर के साइड एक स्थान है कुलडीहवा, जहाँ पे सबसे पहले चावल उगाना वहाँ के मानव ने प्रारंभ करा। ठीक है, और उन्होंने खेती करा। ओके दोस्त, आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाना है मैप में। आपके ये भी आपको टास्क है, और यहाँ पे मैप में तो दिखाया ही जा रहा होगा गंगा और उसकी सहायक नदी सोन। ओके दोस्त, तो आपको ये कर लेना है। आगे बढ़ो तो इसमें अब इससे रिलेटेड हमें कुछ ये पता होना चाहिए कि गंगा नदी के दक्षिण में इन्हीं नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता था। जो गंगा के नीचे के साइड है, दक्षिण वाला क्षेत्र है, वो प्राचीन काल में मगध और वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्त। अब एक और क्वेश्चन आती है कि मगध महाजनपदों में श्रेष्ठ क्यों बना, ज़्यादा शक्तिशाली पावरफुल क्यों बना? क्योंकि उस समय में तो बहुत सारे महाजनपद थे, पर मगध ही क्यों बना? तो मगध जो है उस समय में अपने आसपास के नदियों के साथ एक विशाल जल दुर्ग की स्थिति में था, जिसे जीत पाना उस समय में पॉसिबल नहीं था। इसलिए मगध सभी महाजनपदों में सर्वश्रेष्ठ बना। ओके दोस्त, समझ पा रहे हैं? तो आगे बढ़ते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, हमारे देश का नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा? समझ पा रहे हैं? कैसे पड़ा दोस्तों, बताइए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बताते हैं हम आपको, आप लोग नोट कीजिएगा। इंडिया जो शब्द है इंडस शब्द से निकला है, जिसका संस्कृत में मीनिंग होता है सिंधु। ओके, उत्तर पश्चिम से आने वाले जो यूनानी और ईरानी लोग थे, उन्होंने ही सबसे पहले इस नदी को इंडोस अथवा हिंदोस कहा। ठीक है, और इस नदी के पूर्व में जो भी भूमि था ना दोस्त, उसको इंडिया शब्द के नाम से उन्होंने सबसे पहले पुकारा, बुलाया। ओके दोस्तों, साथ ही साथ उत्तर पश्चिम में एक लोगों का एक समूह था, जनजाति थे वो लोग,
जिन्हें भरत नाम के से बुलाया जाता था, भरत नाम से जाना जाता था या फिर उन्हें बुलाया जाता था, जिनका उल्लेख हमारे संस्कृत की जो आरंभिक कृति है ऋग्वेद उसमें मिलती है। समझ पा रहे हैं? और इसी वजह से इसका उपयोग बाद में आगे चलकर जो था भारत हमारे देश के नाम के लिए प्रयुक्त होने लगा। समझ गए? आगे बढ़ूं? अब आपके लिए एक और टास्क है दोस्त कि आप लोग अब एटलस बुक लेंगे और एटलस में देखेंगे कि ईरान और यूनान किधर है। ठीक है, उसको पता लगाएंगे। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़े। अब आपके सामने एक बात आ रही है, एक शब्द आ रही है पांडुलिपि। ठीक है, पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला अंग्रेजी में जो शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है, और यह जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लैटिन शब्द से बना हुआ है मैन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ से। ठीक है, हाथ से लिखना या हाथ से निकला है। ओके दोस्त, इसका अर्थ है हाथ से निकला है। ठीक है, अर्थ जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। ओके, तो मैं आपको बता दूं, अतीत के बारे में जानने के ऐसे तो कई स्रोत हैं, पर उनमें से एक अच्छा स्रोत है कि हम अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढें और उन्हें पढ़ें। ठीक है, इस प्रकार हम अतीत के बारे में जानकारी पता कर लें। ये जो पुस्तक है हाथ से लिखी होने के कारण, अतीत में जो भी पुस्तक तो हाथ से लिखी गई होती थी, और ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण ही हम इन्हें पांडुलिपि कहते हैं। समझ पा रहे दोस्त? ये पांडुलिपियां प्रायः तार के जो पत्ते होते हैं उन पे या फिर हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पे लिखे हुए होते थे। ठीक है, क्योंकि ये लकड़ी के बने हुए हैं, इसलिए ये ज़्यादातर लंबे समय के बाद में इन्हें कीड़े खा के नष्ट कर देते थे या फिर ये गल जाते थे, सड़ जाते थे। ओके, क्योंकि लकड़ी है, बर्बाद तो हुई। कुछ समय बाद में ये जो लकड़ी की पांडुलिपि है नष्ट हो जाते थे। ठीक है, इतने वर्षों में दोस्तों कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा के नष्ट कर दिया। कई पांडुलिपियाँ खत्म हो गई, नष्ट हो गई, और आज भी कई सारी पांडुलिपियाँ मंदिरों तथा विहारों से मिलती है। ओके दोस्तों, और इन पुस्तकों में प्रायः राजाओं का जीवन, औषधियों आदि के बारे में जानकारी हमें मिलती है। इन पुस्तकों में राजाओं के जीवन, व्यवहारों, औषधियों आदि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें कई महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी मिले हैं। इनमें से कई जो हैं वो संस्कृत में लिखे हुए मिले हैं तथा कई तमिल तथा प्राकृत भाषा में मिले हैं। ओके, और मैं आपको बता दूं कि प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है आम जनता किया करते थे। मतलब अगर हम कहें कि आम बोलचाल की कौन सी भाषा थी, तो प्राकृत भाषा थी। ओके दोस्त, अब हम आपको बता दें कि अभी हमने आपको पांडुलिपि बताया कि पांडुलिपि क्या थी, वो कैसे पुस्तक होती थी। आपको बता दें कि अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अभिलेख के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अभिलेख क्या होता था? तो अभिलेख जो होता था एक कठोर सतह पे उसको लिखा हुआ होता था, कठोर सतह पे। ठीक है, और यह काफ़ी लंबे समय तक बना रहने वाला
मतलब एक पुरातात्विक स्रोत ही है। ठीक है दोस्तों, ये एक कठोर सतह पे लिखा हुआ होता था, धातु के सतह या फिर पत्थरों के सतह पे लिखा हुआ होता था। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभिलेखों से आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पे कि अभिलेखों से इतिहास लेखन में क्या मदद मिलती है। बताओ दोस्तों, अभिलेखों से इतिहास लेखन में हमें क्या मदद मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि अभिलेखों से उस तिथि या युग के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उस तिथि या युग के राजा के राज्य का क्षेत्र विस्तार के बारे में पता चलता है, उस काल विशेष के तथ्य के बारे में पता चलते हैं, तथ्यों का पुष्टि होता है। इसके अलावा उस समय की हम अभिलेखों से मतलब उस समय की सामाजिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धर्म, व्यापार आदि, उसके राज्य के क्षेत्र विस्तार आदि के बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, और हम आपको बता दें लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख अभी मिला है, जो कि वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है, जो अशोक नामक शासक के आदेश पे उत्कीर्ण करवाया गया था, वहाँ पे लिखवाया गया था, जो कि उस क्षेत्र में प्रयोग होने वाली दो भाषा यूनानी और आरामाइक दो भाषाओं में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्त, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम आपको बता दें सबसे पुराना एक अभिलेख है, नाम है उसका ओगज कोई अभिलेख। यह काफ़ी पुराना अभिलेख है, यह भी मध्य एशिया से ही मिला है। ठीक है दोस्तों, और